प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा के प्रति आपका उत्साह देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करें। चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक मुक्ता से पाठ 8 मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो हम सबसे पहले इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर सन 1899 ईस्वी को हुआ। यानी ये लेखक बहुत ही प्राचीन लेखक हैं, पुराने 1899। इनका कोई चित्र भी उपलब्ध नहीं है कहीं पे। जो चित्र हैं वो किसी दूसरे के हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है। इन्होंने नियमित शिक्षा मिडिल तक ही पाई। मिडिल शिक्षा प्राचीन काल में मिडिल जो है 8th क्लास तक की शिक्षा को मिडिल माना जाता था। उसके बाद जो है 9th 10th को हाई स्कूल। तो इन्होंने मिडिल तक नियमित शिक्षा पाई। इनको लेखन का बचपन से ही शौक था, इसलिए कई नौकरियां की और निरंतर लेखन जारी रखा। अपनी प्रतिभा के बलबूते वे संपादक के पद तक पहुंच गए। उनके अंदर बहुत ही अधिक प्रतिभा थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा उनको बहुत कम मिली। बहुत उनकी पढ़ाई अधिक बड़े उच्च शिक्षाओं में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, किंतु उनके अंदर बहुत ही अधिक प्रतिभा थी और उसके बलबूते पर वे संपादक के पद पर पहुंच गए। संपादक का अर्थ यहाँ पे है एडिटर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों को जो छापता है, जो प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशक बोलते हैं। किंतु जो समाचार रिपोर्टर लेके आता है, जो आपने देखा होगा जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, ये सब होते हैं। तो रिपोर्टर समाचारों को एकत्रित करता है। तो सारे समाचार एक जगह एकत्रित होते हैं। संपादक उन समाचार पत्रों को देखता है, कौन से समाचार महत्वपूर्ण हैं, उन सबों को एकत्रित करके संपादित करता है, एडिटिंग करता है, किसी को सुधारता है और फिर वो जो है पेपर में छपते हैं। इसी तरह से पत्रिकाओं के संपादक होते हैं, उनकी भी एडिटिंग की जाती है। पत्रिकाओं में कहानियां, कविताएं सब लोग भेजते हैं, जो लेख भेजते हैं उनका भी संपादन किया जाता है, क्योंकि कहीं हो सकता है कहीं कोई गलती हो, सुधार हो। आपके विद्यालय में भी देखिए, जो आपकी स्कूल मैगजीन है उसके लिए पहले सबसे एकत्र किया जाता है कविताएं आपकी लिखी हुई और आपकी लिखी हुई कहानियां, लेख, इन सबको एक मैम जो है लेती हैं और एकत्रित करके उसको, उसमें सुधार, जहाँ गलतियां हैं उनकी त्रुटियों को सुधार के और फिर भेजा जाता है। तो इस कार्य को कहा जाता है संपादन। और जो ये संपादन का काम जो करता है उसको बोलते हैं संपादक। तो अपनी प्रतिभा के बलबूते पर वे संपादक के पद तक पहुंच गए। श्री वाजपेयी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन क्या है? सम्मेलन एक तरह से जैसे मेला लगता है, गोष्ठियां होती हैं, जो आपका सेमिनार वगैरह आपने सुना होगा, सेमिनार। तो इसी तरह से हिंदी के साहित्यकार, लेखक, कवि, कहानीकार जो लोग भी हैं, वे सभी एकत्रित होके एक जगह उनका सेमिनार होता है, सम्मेलन। अपनी जो किसी ने पुस्तक छपवाई है उस पुस्तकों का विमोचन करते हैं, उन पुस्तकों के बारे में लोगों को जानकारियां देते हैं और नई कविताएं, नए कवियों, नए लेखकों का जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वहाँ ऐसे साहित्य सम्मेलन। तो इस श्री वाजपेयी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। सभापति होता है पूरी सभा का जो संचालन करे। जैसे आपके विद्यालय में कोई प्रोग्राम होता है तो उस पूरे प्रोग्राम को एक संचालित करता है एक आदमी, तो उसे सभापति कहा जाता है।
तो इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। आपने प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी जैसे प्रमुख उपन्यास लिखे। यानी भगवती प्रसाद वाजपेयी ने ये उपन्यास निम्नलिखित लिखे। ये जो लिखे गए हैं, ये प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, कहीं आपको मिले तो इनको अवश्य पढ़िएगा। ये उपन्यास नोवेल को कहते हैं, जिसको आप मोटी पुस्तक, एक ही कहानी पूरे पुस्तक में रहती है, वो उपन्यास कहा जाता है। इनका एक कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। अब कविता संग्रह क्या है? किसी भी कवि की सभी कविताएं एक साथ एकत्रित करके एक पुस्तक के रूप में संपादित कर दी जाती हैं। तो उस पुस्तक को कहेंगे, उस कविता की पुस्तक को कहेंगे कविता संग्रह। इसी तरह से कहानी संग्रह, बहुत सी कहानियों को एकत्रित करके उसकी एक पुस्तक के रूप में संपादन कर दिया जाए, एक पुस्तक बना दी जाए, तो उसे कहेंगे कहानी संग्रह। तो संग्रह जो शब्द है वो किसी एक ही लेखक की कहानियों को कहेंगे। अगर एक ही पुस्तक में अलग अलग लेखकों की कहानियां या कविताएं हो तो उसको बोलेंगे संकलन। संकलन। तो कविता संकलन का अर्थ हुआ कि अलग अलग कवियों की एक एक कविताएं, उसमें एक एक या दो दो कविताएं एकत्रित करके पुस्तक बनाई हो। और अगर एक ही कवि या एक ही लेखक की रचनाएं, कविताएं, कहानियां हो तो उसको बोलेंगे संग्रह। तो एक उनका कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। यानी उन्होंने उपन्यास लिखे, लेकिन उनका एक ही कविता संग्रह है, ओस की बूंद। इन्होंने बालोपयोगी यानी बच्चों के लिए उपयोगी, बालकों के लिए उपयोगी साहित्य भी खूब लिखा। अब देखिए, आपकी ये जो भी आप कहानी पढ़ेंगे, इन्होंने समझ लीजिए 1899 इनका जन्म हुआ। तो जब भी अगर लिखा होगा तो इसका मतलब ये बहुत ही पुरानी मिठाई वाला कहानी है। और देखिए, ये बच्चों के लिए लिखी हुई है। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब देखिए, इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। आपको संपादन पहले बताया है क्या होते हैं संपादक और संपादन। एडिटिंग संपादन, एडिटर संपादक। ठीक है। इनका देहावसान 8 मई सन 1973 ईस्वी को दतिया में हुआ। ठीक है, दतिया जगह है, वहां पे हुआ। अब भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये जीवन परिचय हमने इतना जाना। बहुत ही कम इनके बारे में लिखा हुआ है, अधिक नहीं है कहीं, लेकिन किसी पुस्तक में यदि आपको मिले, खोजते हैं आप, पढ़ते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। ये प्राचीन लेखक हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ पढ़ते हैं और साथ में आपको समझाते भी जाते हैं। पाठ 8, मिठाई वाला। पाठ परिचय। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे परिस्थितियों वश अपने सभी प्रियजनों को खोना पड़ा था। हो सकता है ये बच्चों, हो सकता है ये जो कहानी है, कथा है, वो सत्य भी घटना हो, लेखक ने कहीं ऐसा देखा हो और लिखा हो, इसीलिए यहाँ पे कहा है कि ऐसे व्यक्ति की ये है कथा जिसको अपने परिस्थितियों वश अपने प्रियजनों को खोना पड़ा था। अपने जीवन के इस अभाव को वह छोटे छोटे बच्चों के बीच जाकर पूरा करने को प्रयासरत रहता था। तो ये जिसके बारे में है, उसके पूरी कहानी है किसी ऐसे व्यक्ति की। हो सकता है उसको परिस्थितियों, उसके प्रियजनों को खोना, कुछ ऐसा हुआ हो कि उसके जो बच्चे हैं, पत्नी है, या और परिवार के माता पिता जो है, वो किसी वजह से, किसी परिस्थिति से कोई ऐसा रहा हो, किसी वजह से वो उससे बिछड़ गए। अब आज हम पढ़ेंगे खंड 1।
बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब आपने देखा होगा कि फेरी वाला आते, कई फेरी वाले आपके कॉलोनी में आते रहते हैं, तो कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरों में वो अपने जो कुछ बेचते हैं उसके बारे में कहते हैं। कई लोग तो बहुत ही गा के, बहुत अलग अलग आवाज से, तो हमें जो उनकी आवाज अट्रैक्ट करती है, तभी हम बाहर निकलते हैं कि ये क्या बेच रहा होगा, ये देखने के लिए। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह सिक्त कंठ से फूटा हुआ उपर्युक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अब इस अधूरे वाक्य, अब यह अधूरा वाक्य क्या था, वो बोलता था, क्या बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब ये नहीं कहता था कि ये खिलौने हमारे इतने पैसे के हैं, ले लो, ये सब। छोटा सा, जब भी हमें कोई बात, बहुत किसी बात को बहुत हमें किसी तक पहुंचाना है, जितना ही कम छोटा बोलेंगे उतना ही हम दूसरे तक बात पहुंचा पाएंगे। अगर आप बहुत लंबा वाक्य बोलेंगे तो आप दूसरे तक को नहीं, पर आप एक दो शब्द के वाक्य, जो वाक्यांश है, उसको जोर से बोलेंगे तो आपके तरफ ध्यान आकर्षित होगा। इसीलिए फेरी वाले जो हैं वो इस तरह की आवाज निकालते हैं। तो इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक स्वरूप, विचित्र आवाज निकाल के लेकिन मादक, मादक माने मतलब उसको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, इस तरह से वो गाकर कहता। सुनने वाले एक बार अस्थिर हो जाते, जो उसको सुनता था वो एक बार रुक जाता था कि अरे ये किसकी आवाज है, या अरे मिठाई वाला आ गया। आप लोग ने सुना होगा, ऐसा देखा होगा। उसके स्नेह सिक्त कंठ से फूटा हुआ उपर्युक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, यानी सारे बच्चे निकल निकल के, लोग जो है तुरंत जो है इकट्ठे हो जाते मकानों से सुन के। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। अच्छा ये बच्चों, ये जो जबकि कहानी है, क्योंकि आपने देखा होगा लेखक बहुत ही प्राचीन काल के हैं, तो उस समय की कुछ चीजों का वर्णन इसमें आपको मिलेगा, जो कि आज उसका प्रयोग नहीं होता या बहुत ही कम प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है, युवतियां चिको को, चिक एक तरह से पर्दे का रूप होता है, बांस की पतली पतली खपच्चियों को जोड़कर पर्दे का रूप बनाया जाता है, पर्दे, कर्टन। तो दरवाजे पे टांग दिया जाता था पहले। उससे क्या होता था कि हवा भी, उसके बीच से जो गैप होता है वो, उससे हवा भी आती थी और ढका भी रहता था, मक्खियां नहीं आती थी। तो ये पुराना उपाय था। आज तो जाली के दरवाजे आजकल लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस समय उसी चिक को लोग टांग दिया करते थे। अभी भी आपको पुराने, यहाँ लखनऊ में ही पुराने शहरों में आपको वो देखने को मिल जाएगा, चिक। उसको बोलते हैं, चिक को उठाकर छज्जों पर, छज्जा क्या होता है, सड़क, जो आपकी छत है, छत के पहले क्या होता था, छत से निकला हुआ हिस्सा होता था थोड़ा सा, उसको छज्जा बोलते थे। तो छज्जे पर से नीचे झांकने लगती थी, तो वहां पे वो निकले हुए हिस्से पे छत के जो है उधर आके वो झांकती थी। कभी कभी पहले जैसे बाउंड्री छत पे होती, पहले लोगों की छतों पे बाउंड्री भी नहीं होती थी, तो उस जो बाउंड्री जहां बनता है उसके बाद जो आगे छत का हिस्सा निकला होता है उसको बोलते हैं छज्जा। वहां से झांकती। गलियों और अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अब गलियों में, अंतरव्यापी यानी अंदर तक फैली हुई, किसी कोई चीज अंदर तक फैली हो तो उसे अंतरव्यापी, अंतर माने अंदर, व्यापी माने फैली हुई। तो गलियों और अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, अंतरव्यापी गलियों में, और जो गलियों के अंदर जो छोटे छोटे उद्यान यानी बगीचे,
पार्क ये सब जो फैले हुए हैं उसमें खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अब आप बच्चे, आप इसको पाठ को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक चित्र बनता जा रहा होगा कि पार्क में बच्चे कैसे, आपको अपने पार्क का की याद आ रही होगी। अभी इस समय आपका खेलना बंद हो गया है, मुझे पता है, लेकिन आप इसको, कहानी को पढ़ते हुए हमें उसका आनंद मिलता जा रहा है कि कैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं। हम लोग कैसे, आप लोग जैसे खेलते हैं, हम लोग तो खैर छोटे में खेला करते थे। तो अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी बॉक्स को बोलते हैं, बक्सा, छोटे से बक्सा होता था, उसको पेटी बुलाया जाता था। पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब जैसे पुलकित यानी खुश हो जाती, एकदम मतलब एक्साइटेड हो जाना, रोमांचित हो जाना। हिंदी में बोलेंगे रोमांचित, पुलकित। इंग्लिश में आपको समझा दे, एक्साइटमेंट। तो उससे, उसको जैसे ही देखते, खिलौने देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते, पुलकित हो जाते बच्चे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वो अपने घर से अपना पैसा ले आते हैं। अब आप लोग को, जैसे आप देखते हैं कोई आया आइसक्रीम वाला, जूस वाला, या कोई भी चाट वाला आता है या कुछ खिलौने लेके, तो तुरंत तो पैसे मांगने जाते हैं। आपके छोटे भाई, आप लोग तो खैर 7th में हैं, थोड़े बड़े हो गए, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन देखा होगा, छोटे आपके क्लास में जो आपके, सॉरी, आपके घर में जो छोटे भाई बहन है, उनको देखा होगा बच्चों को कैसे जो है दौड़ के ये सब बोलते हैं थोड़ा। अब इसमें कैसे बोला, इसका दाम क्या है, इचका, ये मतलब तुतला रहा है बच्चा, कहना चाहिए इसका, लेकिन ये बोल रहा है इचका दाम क्या है। और इचका और इचका मतलब छोटा बच्चा वो मोल भाव कर रहा है। मोल भाव करना यानी बार्गेनिंग, बार्गेनिंग करते हैं ना, इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उन्हीं नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उस उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला वैसे ही गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब कुछ आप इसको अपनी आवाज में बना सकते हैं, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब ये तो मैं तो बहुत धीरे से बोल रही हूँ, इसको किसी और तक, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आप अपने से आवाज तरह तरह की बना के इसकी देखिए कि कितना अच्छा लगेगा। तो ये भी एक तरह से प्रैक्टिस है। कभी स्कूल में जो किसी एनुअल फंक्शन में कुछ ऐसा रोल मिल रहा हो, तो अलग अलग तरह के आप आवाज बनाएंगे, तो आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस यही नहीं, कुछ अलग से आप संवाद लिख के जो है उसका बना सकते हैं। ये एक तरह से आपको एक एक्टिविटी में दे रही हूँ कि कुछ छोटे छोटे ऐसे ही संवाद बनाइए और उसको बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए तरह तरह की आवाज में। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी जब वो कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, एक हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, लाया हूँ जी मैं गुब्बारे प्यारे प्यारे ये चमकीले, एक आने में एक मिलेगा मन चाहे जैसा ले लो तू। तो ये कविता हम लोग गाया करते थे। तो वो भी अभी छोटी किसी क्लास में हो सकता है वो पढ़ाई जाती हो, तो वो भी ऐसे ही किसी गुब्बारे वाला की कविता थी। तो इसमें जो है वो जब बोलता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, तो सागर की हिलोर की भांति, आपने सागर समुद्र देखा होगा, उसमें लहर, हिलोर माने लहर, सागर की लहरों की तरह उसका यह गान, यह जो मादक गान था, गली भर के मकानों में गूंज उठता।
लहराता हुआ। मतलब कि ये एक इमेजिनेशन करो कि जब वो ये बोलता तो ऐसे लगता है सागर की लहरें, उसकी आवाज जो लोग गए होंगे सुना होगा कितना अच्छा लगता है उसकी, सागर की समुद्र की जो लहरें हैं, तो उसको सुनते हुए कितना अच्छा उसकी आवाज। कोई कोई तो जो है म्यूजिक लगा लेता है सागर की, म्यूजिक जो है वीडियो में वगैरह में ऑडियो का, और सुनता है संगीत, जो प्राकृतिक संगीत है बहुत अच्छा लगता है। सागर की आवाज, चिड़ियों की आवाज। आजकल लॉकडाउन में देखा होगा जब सब सन्नाटा था तो कितने चिड़ियों की आवाज आपने सुनी होगी। प्राकृतिक, एकदम से मौसम बदल गया था और चारों तरफ हरियाली। तो ये प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी होती है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, सोचने समझने के लिए। तो अभी आपने जब देखा होगा तो ये इस समय चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह सुनाई पड़ती, कितनी चिड़िया आके चींची चींची करती हुई। तो इसी तरह से जो सागर की लहर, वो उसको मादक गान, उसी की तरह जैसे सागर की लहरें प्रिय लगती हैं कानों को सुनने में, उसी तरह से उसका ये गान जो बोलता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, वो लोगों को अच्छा लगता था। गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक ये आवाज लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, लपकाते हुए गली में आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी, अब देखिए इसमें एकदम से एक नए पात्र, पहले क्या था खिलौने वाले के बारे में बताते हुए कि वो क्या क्या करता था, अब कहानी में नए पात्र का जो है प्रवेश होता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला वाला कैसा सुंदर ले। अब उसने ऐसे तुतला के बोला होगा। राय विजय बहादुर जो है कोई व्यक्ति हैं, तो वे अपने बच्चों के लिए भी खिलौने एक दिन लेकर आए। तो वे दो बच्चे, उनके दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला वाला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला हाथी कैसा सुंदर है। तो ये बोला, दोनों बच्चे देखे तो तुला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। अगर बच्चों के मुंह से देखो तो कितना अच्छा लगता है। आजकल वीडियोस भी छोटे छोटे बच्चों का लोग डाल रहे हैं, उनकी आवाज में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके भाई बहन छोटे हैं वो भी इस तरह से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती यानी देखना, निरखना, देखना, परखना, निरखना, ये सब एक ही है, पर्यायवाची है। निरखना यानी देखती रही। अब इसमें शब्द भी है, शब्दावली भी आपको पुराने शब्द मिलेंगे, कैसे पहले लोग लिखते थे जो बोलते थे। तो खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। अब उन्होंने देखा, रोहिणी जो इन बच्चों की माँ रोहिणी, उन्होंने देखा खड़े खड़े इन बच्चों का खेल, जो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे मेला वाला, और ऑल में देखो मेला वाला कह रहे थे। उनकी माँ का नाम, बच्चों की माँ का नाम चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं। इनके पिता राय बहादुर और माँ रोहिणी। वो जब देख रही थी तो अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उन्होंने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती।
मतलब वो खिलौने के बारे में बच्चों को दिया तो सोचने लगी कि ये जो खिलौने वाला है खिलौने दे गया है इतने कम पैसे में। रोहिणी सोचने लगी इतने कम पैसे में कैसे दे गया, यह तो वही जाने। फिर अपने मन में ये बात अपने मन में ही सोच रही है कि इतने सस्ते कैसे दे गया, यह तो वही जाने। अब वो अपने में ही सवाल भी कर रही है और जवाब भी दे रही है, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। पर इस बात को उसने एक बार सोचा रोहिणी ने, और उसके बाद वो अपने काम में लग गई। फिर इस पर विचार नहीं किया कि खिलौने वाले ने कम पैसे में क्यों दिए, इसके विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बच्चों आज इस पाठ में आपके 4 खंड हैं। खंड 1 ये हमने पूरा किया, खंड 2 है और खंड 3 थोड़ा सा है, फिर खंड 4। तो इसको 3 भाग में हम इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं। तो आज इतना ही, और इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न मैं आपको ग्रुप में भी डालूंगी, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मैंने बनाया है। इसको फेयर में नहीं करना है, इसको आपको जो है केवल आपको अभ्यास के लिए है। जैसे क्लास में मैं पूछती हूँ तो आप लोग जवाब तुरंत दे देते हैं, अब यहाँ तो मैं इस तरह से हो नहीं सकता, पर इसको इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ग्रुप में भी पूछूंगी और यहाँ पे भी थोड़े से मैं दे रही हूँ प्रश्न, इसको आप रफ कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। ये अभ्यास के लिए है, इसको आप रफ कॉपी में कीजिएगा। फेयर के लिए अलग से एक पूरा पीडीएफ बना के वो भेजा जाएगा, तब उसको फेयर नोटबुक में कीजिएगा। अभी जो ग्रुप में जो आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप रफ में लिखिएगा, और इसको ग्रुप में आप जवाब भी दीजिएगा। ग्रुप खुलेगा उसमें आप जवाब भी तुरंत दे दीजिएगा। तो आपको हमने एक बनाया है छोटी सी वर्कशीट, ये इसको जो है रफ कॉपी, देखिए मैंने लिखा है कि रफ कॉपी, इसको कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि रफ में फेयर में, ये इसे रफ में लिखिए। ये समझ लीजिए आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब मौखिक का यहाँ जवाब तो आप दे नहीं पाओगे, और वीडियो उसमें आप ऑडियो भेजते हो वो भी इधर उधर हो जाता है, सब बच्चों का देखा नहीं जा सकता। तो अच्छा ये है कि आप लोग बड़े बच्चे हो तो आप इसको बस इसको रफ कॉपी में लिखो, क्योंकि आपके लिखने की जो गलतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और आपको अभ्यास बोलने का और लिखने का अधिक करना है। जितना लिखेंगे उतनी ही आपकी भाषा और अच्छी होती जाएगी। मैंने देखा है आप लोग पिछले साल बहुत अच्छा लिखा था, लेख आप लिखते थे। तो अभी हम ये देखते हैं, आपकी कॉलोनी में इस तरह के बहुत से फेरी वाले आते होंगे। अभी आपने जो पढ़ा थोड़ा सा, आजकल कोरोना महामारी के समय, महामारी आप बोलते ना इस बीमारी को, जो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाए उसे बोलेंगे महामारी। उस तरह की पहले भी इस तरह की बीमारियां फैली, प्लेग पूरे विश्व में फैला था एक साथ वर्ल्ड वॉर के समय। तो आजकल ये कोरोना, उसके बाद आज इस बार जो है 2020 में जो है ये बीमारी फैली, ये भी एक ऐतिहासिक घटना हो गई है। हम लोग सब लोग इस तरह से कभी नहीं सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, ये पहली बार है। पर ये भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसको भी आप लोग छोटा छोटा लिखिए अपने अनुभव। तो आजकल कोरोना महामारी के समय में बहुत से ऐसे फेरी वाले होंगे, सॉरी फेरी वाले जो सामान लेके जो घूमते हैं उसको फेरी वाला क्यों कहा जाता है? फेरी वाले मतलब एक बार उस गली से गए कॉलोनी में आपकी इस रोड से, फिर वापस फिर वहां से फिर जाते हैं, बार बार मतलब चक्कर लगाते हैं, उनको फेरी वाला बोलते हैं, फेरी लगाना। तो इस समय बहुत से ऐसे फेरी वाली होंगे जिनका रोजगार छीन गया होगा। आपने बच्चे देखा होगा, पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में, जिनके रोजगार छीन गए। तो विचार कीजिए कि ऐसे कौन कौन से फेरी वाली हैं जिनका रोजगार छिन गया, मतलब कि अब पूरा ठप। पहले तो आते थे लेकिन अब उनसे उनका वो अब दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, आते ही नहीं।
तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए। ये मत कहिए नहीं हमारी कॉलोनी में तो कोई नहीं आता है। इसको थोड़ा सा आपको सोचना है, पूछना है अपने घर में कि हाँ कौन सा आता है, एक दूसरे से डिस्कस करिए। तो पैसे देने के अलावा, मतलब ये ऐसा कोई फेरी वाला हो, हम विचार करने की बात मैं कह रही हूँ कि पैसे देने के अलावा आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन इसके बजाय आप उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है हमारे लिए कि हम दूसरों की मदद केवल पैसे से ही नहीं और किस तरह से कर सकते हैं, ये सोचना है। इस पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए। ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी जो ये समय घटना चल रही है वो आप देख रहे हो, तो इस पे आप छोटा सा लिखिए कि जो फेरी वाले हैं, कौन से ऐसे फेरी वाले हैं जिनका, जो पहले तो ये लिखिए कौन से फेरी वाले आते थे, अब वो नहीं आते। अब दूसरा लिखिएगा कि अब वो ये फेरे वाले, जैसे अब सब्जी फल वाले तो आ ही रहे हैं, लेकिन और भी खिलौने इस तरह से आते रहे होंगे जो अब नहीं आ रहे हैं। और आपको अगर मदद करना हो, पैसा नहीं देना है, आपको मदद करना हो तो किस तरह से करेंगे। अब ये थोड़ा विचार कीजिएगा, इसमें पूछिएगा नहीं, मम्मी पापा किसी से नहीं पूछना है, आपको विचार करके जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, वही सही होगा। जो आप लिखेंगे वही सही है। थोड़ा सा छोटा सा लिखना है। देखिए ये अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ऐसे ही इतना ही आपको लिखना है। अब ये दूसरा है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी, वर्तनी का अर्थ है स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्तनी। इसको, वर्तनी को आप शुद्ध कीजिए। यहाँ लिखा है पुलकित, स्नेह सिक्त, खिलौने वाला, बहादुर। अभी बोलने में अटपटा लग रहा है ना, तो जब बोलने में अटपटा लग रहा है तो लिखने में भी अटपटा लग रहा होगा। तो देखने में आप लग रहा होगा ना, आप तुरंत पहचान गए होगे, अरे इसकी ये मात्रा है, इसकी ये मात्रा है, कहाँ किसमें जो सही है। तो इसको आप लिखिए, क्योंकि अक्सर हम जो है बोलते तो सही हैं पर लिखते ऐसे ही हैं। जो आप लोग की कॉपियों में गलतियां मुझे दिखाई देती हैं वो इसी तरह से। तो ये भी एक अभ्यास है। ये तो मैं 4 आपको दे रही हूँ, आपके पुस्तक में पीछे दिए हुए हैं अशुद्ध शब्द, उनको भी शुद्ध करके लिखने का अभ्यास कीजिए। ये सब आप रफ कॉपी में कीजिए, ये सिर्फ अभ्यास के लिए है, ठीक है। समझ लीजिए ये ओरल लिखना है। मौखिक, मौखिक चीज जो मैं पूछती क्लास में वो चीज आपको लिख के बताना है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, और छोटे प्रश्न इसके अलावा भी मैं पूछूंगी, और तब जो है आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। और कोई चिंता की बात नहीं है, सब आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 हम आपके संपर्क में देखिए आ ही गए हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो धीरे धीरे आपके सब जवाब मिलेंगे।